हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपको यहाँ पर बहुत शानदार चीज दी जा रही है। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम यूपी में हुए, एमपी में हुए, राजस्थान में हुए, हरियाणा में हुए, उन सभी एग्जाम का एक्सप्लेनेशन, वो सारे पीवाईक्यू आपके लिए कराए जा रहे हैं। उन पेपर को सीधे लेकर आया गया यहाँ पे, और बहुत शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन कराया जा रहा है। इससे आपका नंबर एक तो रिवीजन हो जाता है, नंबर एक के आपको रिवीजन पॉइंट मिल जाते हैं। नंबर दो, आप यदि नए बच्चे हो तो आपको पढ़ना कैसे है, कोई सब्जेक्ट को, कोई टॉपिक को, कोई विषय को, उसकी जानकारी मिल जाती है। और नंबर थर्ड जो बात होती है आपके अंदर, कि भैया एक आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, क्रक्स निकालने का तरीका हो जाता है कि किसी भी टॉपिक पर कैसे मैं क्रक्स निकालने हैं, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। और आपको एक एग्जाम का पैटर्न पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, किस लेवल पे चेंज होता है, ठीक है। तो सॉल्व करते 2014 का पेपर है आपके सामने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का है, ठीक है ना। चलो, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने बैठा है यहाँ पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के, हाँ, मेरा तरीका क्या है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का अलग से समय नहीं देता हूं। मैं बोलता हूँ क्लास में बैठो, पेन कॉपी लो और क्लास को सुनते चलो, बस क्लास को सुनते चलो। जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ उनको लिखते जाओ बस, और माइंड को याद रखो। यदि मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, वहां पे क्वेश्चन को आपको ही पढ़ना है। मतलब आपकी आपकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें हाईलाइट करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। तो आपके माइंड में वर्ड्स घूमने चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के किस राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। एक ऐसा राज्य बताओ जहां ने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। पांड, होयसल, यादव या काकतीय। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर आपका पांड राज्य। पांड राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर मलिक काफूर ने दक्षिण भारत का अभियान चलाया था। यादव, काकतीय, होयसल शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार तो कर ली थी, किंतु पांड्य शासक वीर पांडु ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। काकतीय अभियान के दौरान मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। ठीक, उस टाइम पे काकतीय वंश का शासक कौन था बेटा, तो याद रखना प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। रुद्रदेव द्वितीय, जिनसे कोहिनूर हीरा मलिक काफूर के पास पहुंचा था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। और यहाँ पे यादव वंश कौन थे, यादव में कौन था बेटा, यादव का शासक कौन था। यादव शासक यदि आपको याद करना है तो याद रखो रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर होयसल शासक याद करना है, होयसल शासक, तो याद रखना वीर बल्लाल तृतीय। कौन, वीर बल्लाल तृतीय। इतना आपको याद करना है। चलो जाते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय राजनीतिक और सामरिक जीवन की जानकारी देने वाले अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक क्या था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की जानकारी देने वाली जो पुस्तक है, उसकी अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक क्या था, बताओ। खजाइन उल फतूर, नूब शहर, मितपाय उल फतूर या तुगलकनामा। तो याद रखना नूब शहर क्या है, नूब शहर ऐसी बुक है जो अमीर खुसरो की है और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की जानकारी देती है, ठीक है ना। अमीर खुसरो की नूब शहर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, मैंने ऐबक बोल दिया गलती से, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय की राजनीतिक और सामाजिक जानकारी देता है। हुसैन उल फतूह की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की कैंपेन की जानकारी देता है। मिफ्ताह उल फतूह जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी देता है। तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक के समय की जानकारी देता है, ठीक है ना। चलो करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के क्षेत्र में, मोहम्मद बिन तुगलक के क्षेत्र, तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था। जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल्ला मासिक इसामी, मालिक इसामी, एवं बतूता या सरहिंदी, अहमद सरहिंदी साहब। तो किसने हिंद एवं सिंध का प्रयोग किया था, तो एवन बतूता ने। कौन, एवन बतूता ने अपनी बुक रहला में, ठीक है ना। चलो देखा है, देखो, जो मोरक्को यात्री था एवन बतूता 1333 में
मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आया था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र में हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किया था। इब्न बतूता अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल की जानकारी देता है। ठीक है ना। चलो, याद रखना 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बनाकर कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। किसके दरबार में? तोंगर तिमूर के दरबार में। चीनी शासक तोंगर तिमूर के दरबार में भेजा था। ठीक है। चलो, ने निम्नलिखित में से किसने सिजदा एवं पैवोस की प्रथा को पुनः प्रारंभ किया था? सिजदा और पैवोस की प्रथा को पुनः प्रारंभ किया था बलबन ने, बोरा खान ने, इल्तुतमिश ने या नसरुद्दीन महमूद ने? तो आपको याद होना चाहिए बलबन ने। किसने? बलबन ने सिजदा और पैवोस प्रथा को शुरू किया था। ठीक है ना। चलो, बलबन ने अपने दरबार में फारसी परंपराओं सिजदा और पैवोस को प्रारंभ किया था। इन प्रथाओं का उद्देश्य सुल्तान की गरिमा और अधिकार को बढ़ावा देना था। बलबन ने सल्तनत दरबार में फारसी त्योहार नौरोज की भी शुरुआत की थी। फारसी ईरानी त्योहार नौरोज की भी शुरुआत की थी। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन है सल्तनत काल में भूमि माप के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था? सल्तनत काल में भूमि माप के लिए मसाहत, गल्ला बख्शी, नस्क या बटाई? सल्तनत काल में जमीन माप के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? याद रखना कौन सा बेटा? मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका? मसाहत का। सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस पद्धति में भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी ने इस पद्धति को अपनाया था। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के शासक ने किस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा किया था? विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने किस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा दिया था? नटराज, मुरुगन, वेंकटेश या विरूपाक्ष? तो आपको बताना किसके रूप में? तो है ना विरूपाक्ष। किसके? विरूपाक्ष के रूप में। ठीक है। चलो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की थी बेटा? हरिहर बुक्का नामक व्यक्ति ने की थी। विजयनगर शासकों ने स्वयं को भगवान विरूपाक्ष का प्रतिनिधि बनाया था। विद्यारण्य ने हरिहर बुक्का को प्रेरित करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने के लिए भूमिका निभाई थी। जो विद्यारण्य कौन है आपके? इन दोनों के गुरु माने जाते हैं। इन दोनों के गुरु माने जाते हैं। ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। संगम वंश के हिसाब से जो हरिहर बुक्का बैठते हैं ना, संगम वंश के नाम से बैठते हैं। संगम वंश के नाम से विजयनगर पर शासन करते हैं। ये 5 शासक होते हैं। याद रखना कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर। ठीक है ना। सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? सैयद, पीर, उलेमा या खलीफा? सैयद, पीर, उलेमा या खलीफा? तो सबसे प्रभावशाली वर्ग था उलेमा। कौन था बेटा? उलेमा। सल्तनत राज्य सिद्धांतिक रूप से इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित थे। उलेमा वर्ग प्रशासन एवं धार्मिक मामलों पर अत्यधिक प्रभाव था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को क्या? खलीफा घोषित किया था। इस बात को आपको याद रखना। ठीक है ना। चलो, खलीफा कौन है बेटा? खलीफा मुस्लिम जगत का प्रधान होता था। खलीफा कौन? खलीफा कौन था? मुस्लिम जगत का प्रधान होता था। ठीक है ना। मुस्लिम जगत का प्रधान होता था। इस बात को आपको रखना है। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश सुल्तानों ने अपने आप को खलीफा का नायब पुकारा, लेकिन जो आपका कुतुबुद्दीन मुबारक था, इसे स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक है ना। सल्तनत काल में उलेमा वर्ग का शासन पर अच्छा खासा प्रभाव था। यह वर्ग शासन की नीतियों के साथ साथ धर्म पर भी प्रभाव रखता था। तो उलेमा का प्रभाव ज्यादा था। ठीक है ना। चलो, लिखित में से कौन सा कुछ सही सुमेलित नहीं है? कुव्वत और इस्लाम मस्जिद का संबंध कुतुबुद्दीन ऐबक से है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन से है। इलाहाबाद किला मोहम्मद बिन तुगलक से है। काली मस्जिद
गयासुद्दीन तुगलक से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है, सही नहीं है? तो आपको पता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी की देन है। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी की देन है। लेकिन काली मस्जिद गयासुद्दीन तुगलक की नहीं है बेटा, किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की है। किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की देन है। क्वेश्चन है यहाँ पे काली मस्जिद गयासुद्दीन तुगलक की है। काली मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के समय नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक के समय बेटा, फिरोज शाह तुगलक के समय पे हुआ था। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है ना? ठीक, आपको बता दूं कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। जैन मंदिरों को तोड़कर दिल्ली बनाया गया था, ठीक है ना? चलो, जो काली मस्जिद है, काली मस्जिद का निर्माण कराया था जूना शाह ने था। कराया किसने था बेटा? जूना शाह ने था दिल्ली में। लेकिन किसके समय पर? फिरोज शाह के समय पर। फिरोज शाह तुगलक के समय पर। फिरोज शाह तुगलक के समय पर निर्माण हुआ था। निर्माण किसने? जूना शाह ने कराया था, ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। सोचिए और सूची को सम्मिलित आपको करना है और बताना इसका आंसर क्या होगा। तो शेख मुइजुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पे है? शेख बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह कहाँ पे है? शेख फरुद्दीन मसूद गजे शंकरी दरगाह कहाँ पे है? और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? अगर आपको पता है इनकी डी ए है तो आप इन दोनों में से ई और सी को हटा दो, ए या डी में से आंसर कुछ होगा। आगे देखते हैं। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती, इनको आप अजमेर में देखते हो तो ठीक है भैया, ए का 4 ए का ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया और गजे सिकंदर, बहाउद्दीन जकारिया इनको आप मुल्तान में देखोगे और गजे सिकंदर को अजोधर में देखोगे। तो आपका ए इज द राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद करो, यहाँ पे देखो लिखा है मुइजुद्दीन चिश्ती की ने अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, इनकी दरगाह वहीं पे है। बहाउद्दीन जकारिया का मुख्य प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? मुल्तान में था। मुल्तान में था, जो कि सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। फरुद्दीन गजे शंकर ने अजोधन में सूफी मत का प्रचार किया था, इस बात को याद रखना। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे बेटा? दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में। ये अजोधन कहाँ पे? पंजाब में। हांसी कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है ना? क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेके आया था? कल ही अपन ने पढ़ा था, कल ही मतलब लास्ट क्लास में चीज आई थी। कौन लेके गया था बेटा? रामानंद। कौन? रामानंद, ठीक है? तो रामानंद उत्तर भारत के प्रारंभिक महान भक्ति संतों में से एक थे। उन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत की भक्ति परंपराओं के बीच सेतु का कार्य किया था। रामानंद ने विष्णु के स्थान पर राम भक्ति को अधिक महत्व दिया था। ने निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संत नहीं है? निम्नलिखित में कौन चिश्ती संत नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कौन नहीं बेटा। तो शेख मुइजुद्दीन चिश्ती नाम के आगे लगा हुआ है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में चिश्ती संप्रदाय था। शेख अहमुद्दीन नागौरी चिश्ती संप्रदाय से थे। बट शेख सदरुद्दीन आरिफ, आरिफ आपके चिश्ती संप्रदाय से नहीं थे। आरिफ आपके चिश्ती संप्रदाय से नहीं थे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा, डी। ये तीनों आपके चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। याद रखना, शेख सदरुद्दीन आरब चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, हमीउद्दीन नागौरी प्रमुख चिश्ती संत हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के समय भारत आए और अजमेर में बस गए। मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पे? मोहम्मद गौरी, यार ना, मोहम्मद गौरी के समय भारत आए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो की रचना नहीं है? आपको बताना है। नंबर 1 किरान उस सद्दैन, मिफ्ताह उल फुतून और तुगलकनामा। आपका तारीख आमनी। यार तीन तो आपके अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की रचना है, लेकिन आपकी तारीख आमनी इनकी नहीं है। तारीख आमनी किसकी है? उतवी की है। किसकी है? उतवी की मानी जाती है, उतवी की, जो कि महमूद गजनवी का दरबारी था। महमूद गजनवी का दरबारी था, इस बात को आपको याद रखना है। तो तारीख आमनी महमूद गजनवी की दरबारी, इतिहासकार उतवी की है, और अन्य सभी ग्रंथ किसके बेटा? अमीर खुसरो के। क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
मुगलों का बल्ब पर अधिकार, मासिक अनुपात प्रणाली, निजाम शाही का अंत, बीजापुर गोलकुंडा से मुगलों की संधि। तो आपको इसको क्रम लगाना है, बताओ। यहाँ पे मोस्टली सारे विकल्प गलत दिए गए, ऐसा कोई स्पेशल आंसर नहीं दिया गया कब क्या कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा है अहमदनगर का विलय कब हुआ था, 1663 में हुआ था। गोलकुंडा संधि 1666 में शाहजहां से। मुल्कों का वल्फ कर दिया 1647 में। मासिक अनुपात प्रणाली शाहजहां के टाइम पे लागू हुई थी। इतना कोई क्रम नहीं था, ठीक है। बी अच्छा, यहाँ पे एबीसीडी खा क्वेश्चन अधूरा था। यहाँ पे मैं क्वेश्चन एबीसीडी खा गया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एबीसीडी खा गया था, मैं क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, इसलिए इसका आंसर निकल के नहीं आ रहा था, क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है ना। चलो एक क्रम याद कर लेना यहाँ से। चलो, बीजापुर में गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया था। जो टॉम है, गोल गुम्बद है बीजापुर में, किसने कराया था। तो याद रखना, क्या महमूद गवान है, यूसुफ आदिल शाह ने, इस्माइल आदिल शाह ने, या मोहम्मद आदिल शाह ने। तो मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर के गोल गुम्बद का निर्माण अपने मकबरे के रूप में करवाया था, ठीक ना। ये अपने विशालतम ऐतिहासिक और आश्चर्यजनक भवनों में से एक है। बाय बाय देखने पर एक चाय के प्याले की भांति लगता है, ठीक ना। और प्रत्येक कोनों में तांदलों की व्यवस्था है। देखो लिखा है यहाँ पे, गोल गुम्बज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने अपने दरबार मकबरे के रूप में करवाया था। सबसे विशाल गुम्बदों में से एक है। गोल गुम्बज अपनी वेरिंग विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब सीटी बजाओ यहाँ से वहां आवाज जाती है, ठीक है ना। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। ए, मुगल कालीन भारत में नील की खेती केवल दिल्ली और आगरा क्षेत्र तक सीमित थी। बी पॉइंट है, औरंगजेब ने मदद ए मास अनुदानों को वंशानुगत बना दिया था। सी है, जहांगीर ने अलतक अलतकमा जागीरों के अलतकमा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा प्रारंभ की थी और कश्मीर में जब्ती व्यवस्था प्रारंभ की थी। कौन सा कथन सत्य है, बताना आपको कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे एक ही कथन सत्य है आपका, क्या सिर्फ एक कथन सत्य है आपका, कि जहांगीर ने अलतकमा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा आरंभ की थी। क्या जहांगीर ने अलतकमा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा आरंभ की थी, ये आपका सत्य क्या है, सही है। अलतकमा जागीरें विशेष शाही अनुदान होती थी। जहांगीर ने इन जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा आरंभ की थी। अलतकमा जागीरें केवल विशेष शाही आदेश से ही समाप्त की जा सकती थी। सिकदार कौन था, सिकदार कौन था। क्या ग्राम पटवारी का प्रमुख था, परगना का सैनिक अधिकारी था, परगना का कोषाध्यक्ष था, या व्यापारिक गतिविधियों का निरीक्षक था। ध्यान रखना, सिकदार कौन था बेटा, मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द परगनास, परगनास का सैनिक अधिकारी सिकदार था, ठीक है। तो मुगल काल में सरकार जिला कई परगनों में विभाजित था। सिकदार परगना का प्रमुख सैनिक और पुलिस अधिकारी होता था। प्रमुख कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व वसूली में सहायता करना। क्वेश्चन है, किस शासक ने कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोई की स्थापना की थी। किस शासक ने कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोई की स्थापना की थी, किस शासक ने की बेटा। क्या रखना, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह या अकबर। तो किसने बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोई की स्थापना की थी कृषि विभाग के। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग हेतु दीवान ए कोई की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य किसानों को प्रत्यक्ष सहायता देना, अधिक भूमि को खेती योग्य बनाना था। राज्य ने कृषि प्रयोग एवं फसल चक्र हेतु विशाल भूमि क्षेत्र का चयन किया था। इस बात को आपका रहना। क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में कौन आमीन कौन सा एकत्र औरंगजेब के शासनकाल में आमीन आमीन कौन सा कर एकत्र करता था। चारागार, जजिया, खराज या जकात। तो बताना है आपको यहाँ पे कौन सा कर खराज एकत्रित करता, कौन आमीन क्या खराज एकत्रित करता था, ठीक है ना। तो शाहजहां के समय प्रत्येक शाहजहां के समय प्रत्येक परगने में राजस्व निर्धारण हेतु आमीन नियुक्त किया गया था। खराज क्या है, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। खराज क्या है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। वहीं पर जजिया क्या होता है, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता है। जकात क्या होता है, मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर, मुसलमानों से लगने वाला धार्मिक कर। 19 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था। अबुल हसन, नादिर समरकंदी, बसावन या मुराद। तो जहांगीर काल में सबसे प्रसिद्ध आपके चित्रकार कौन थे,
तो आपके अबुल हसन, आपको याद है। एक आपको उस्ताद मंसूर आते हैं, उस्ताद मंसूर आते हैं जो कि जानवरों को बनाने के लिए फेमस है, और अबुल हसन आपके व्यक्तियों के चित्रकारी के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो जहांगीर ने अबुल हसन को अपने दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना है। तो जो कि जहांगीर ने उसकी असाधारण कला की प्रशंसा की है। जहांगीर ने उसे नादिर उस जमा की उपाधि दी है, नादिर उस जमा की उपाधि दी है। क्वेश्चन है, कौन सी इमारत दूसरा ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी इमारत सेकंड ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है? रबिया उद्दरानी का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, नूरजहां का मकबरा, या आपका जहांगीर का मकबरा? तो याद रखना रबिया उद्दरानी का मकबरा दूसरे ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। रबिया उद्दरानी का मकबरा, जिसे हम बीबी का मकबरा भी कहते हैं, दूसरा ताजमहल कहा जाता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे? बिहार के सासाराम में है। जहांगीर व नूरजहां का मकबरा कहाँ पे बेटा? लाहौर के शाहदरा में है। जहांगीर और नूरजहां का मकबरा कहाँ पे? लाहौर के शाहदरा में, ठीक है। चलो, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा अथवा तुझो की बाबरी किस भाषा में लिखी है? किस भाषा में लिखी है? फारसी, अरबी, तुर्की, मंगोल? तो तुर्किश भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो की बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। बाबरनामा का बाद में कई बार फारसी अनुवाद किया गया है। इसमें भारत के समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। मुनिस अल अरवाह मुनिस अल अरवाह मुनिस अल अरवाह किसकी जीवनी है? मुइनुद्दीन चिश्ती, गुलबदन बेगम, फक्र मुदब्बिर, या मिनाज उस सिराज? मुनिस अल अरवाह किसकी है? ध्यान रखना, मुइनुद्दीन चिश्ती, मुइनुद्दीन चिश्ती की आपकी जीवनी है, ठीक है। जिसके किसके द्वारा लिखा गया? जहां आरा, जहां आरा के द्वारा लिखा गया है, जहां आरा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ठीक, मुनिस अल अरवाह मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, जिसे कहा जहां आरा बेगम के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है, देशमुख, पाटिल और नायक, देशमुख, पाटिल, नायक किसके विभिन्न नाम है? मनसबदार, जागीरदार, जमींदार, या स्वायत्त प्रमुख अधिकारी? किसके नाम है बेटा? तो नाम है जमींदारों। किसके नाम है? जमींदारों के नाम है। मराठा काल में देशमुख, पाटिल, नायक स्थानीय जमींदार होते थे। वे न्यायिक, प्रशासनिक, कर संबंधी कार्य करते थे। शिवाजी ने इनके अधिकार कम करके सरकारी अधिकारियों को सौंप दिए। शालवाई की संधि किस तिथि को संपन्न हुई थी? 24 नंबर क्वेश्चन है, शालवाई की संधि किस तिथि को संपन्न हुई थी? 12 अगस्त 1803, 17 मई 1782, 31 दिसंबर 1802, या 17 दिसंबर 1803? ध्यान रखना, जो आने वाली डेट है 17 मई 1803। कब? 17 मई 1803 को शालवाई की संधि हुई थी। शालवाई की संधि 17 मई 1782 को हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के मध्य हुई थी। इस संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। इस संधि से मराठा और अंग्रेजों के बीच लगभग 20 वर्षों तक शांति स्थापित हुई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? 17वीं शताब्दी में भारत में निर्यात होने वाली सर्वाधिक वस्तु कौन सी थी? मसाले, सूती वस्त्र, नील, या शक्कर? तो कौन सी थी बेटा? सूती वस्त्र। कौन सी थी बेटा? कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र। 17वीं शताब्दी में भारत में अन्य देशों में सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु सूती वस्त्र थी। तत्कालीन समय में भारत में सूती वस्त्र, ठीक है ना। खानदेश, गुजरात, लाहौर, लखनऊ, बंगाल, भड़ोच, सरहिंद, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर इत्यादि के आपके सूती उद्योग के वस्त्र थे, ठीक है ना। तो लिखा है यहाँ पे सूती वस्त्र आपकी वस्तु थी। उसमें भारत का सूती वस्त्र अत्यंत विकसित था। गुजरात, लाहौर, बंगाल, पटना, कश्मीर, सहारनपुर, सुल्तानपुर इत्यादि इत्यादि कहते हैं आपके सूती वस्त्र के केंद्र थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुई थी? हैदर अली हेस्टिंग, हैदर अली आयरकोट, टीपू सुल्तान वॉरेन हेस्टिंग, टीपू सुल्तान कॉर्नवालिस? तो आपको बताना है श्रीरंगपट्टनम की संधि किसकी हुई थी? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड मैसूर युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है ना। रखना, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। यह संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग छोड़ना पड़ा था और उसे भारी युद्ध क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी थी। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो आई थिंक हमको याद है लास्ट क्लास में पढ़ा था 1881 से
नियमित जनगणना शुरू हुई थी? 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। इस बात से आपको एक बार पता चल रहा होगा कि मोस्टली जो क्वेश्चन है ना, गिने चुने टॉपिक्स से आते हैं। उन टॉपिक्स को ना बार-बार रीड कर लिया ना, तो कभी हमारी गलती नहीं होगी। तो पहली असंगठित जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पे हुई थी, किंतु पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय पे 1881 में शुरू हुई थी। पहली असंगठित कब? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पर, और संगठित कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने, क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की थी बेटा? तो 61 में, 65 में, 78 में या 81 में? तो आपको याद होगा इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी अगस्त अगस्त 1765 में। तब जाके रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। ठीक है ना? 1765 की इलाहाबाद संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। उस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था। यहीं से बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। क्या? द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था का फादर ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसे कहा जाता है? ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसे कहा जाता है? मॉर्टन बर्ड को, मैकाले को, हॉल्ट मैकेंजी को या मैट कॉप को? तो याद बेटा किसको? मॉर्टिन वर्ड को कहा जाता है। किसको बेटा? मॉर्टिन वर्ड को ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। लिखा है देखो, मॉर्टिन वर्ड। मॉर्टिन वर्ड को ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। हॉल्ट मैकेंजी ने मालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था, और मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया था। क्या? अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया था। ठीक है ना? बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पुरानी गारंटी पद्धति। पुरानी गारंटी पद्धति के अंतर्गत रेलवे में निवेश करने वाले, इसको पढ़ लिया, एनालिसिस को पढ़ लिया? हाँ ठीक है। पुरानी गारंटी पद्धति के अंतर्गत रेलवे में निवेश करने वाले ब्रिटिश कंपनियों को कितने प्रतिशत की लाभांश गारंटी दी गई थी? 3%, 5%, 8% या आपके 10%? कितने की? मतलब 5% लाभांश की। एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम गलत करते हैं हमेशा, याद रखना 5%। तो पुरानी गारंटी पद्धति के अंतर्गत ब्रिटिश रेलवे कंपनियों को निवेश पर 5% लाभांश की गारंटी दी गई थी। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से थाने शुरू की गई थी। रेलवे विकास में लॉर्ड डलहौजी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। क्वेश्चन बेटा आप अगले सामने, किस इतिहासकार का तर्क है कि औपनिवेशिक भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ था? ऐसा कौन सा इतिहासकार है जो इस बात को कहता है कि औपनिवेशिक भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ था? यहाँ पे आंसर आपको छपी गया है सामने, डी मॉरिस। क्या? मॉरिस डी मॉरिस। तो अधिकांश राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने माना है कि औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत में क्या हुआ था? औद्योगिकरण हुआ था। लेकिन किंतु किंतु डी मॉरिस का मत है कि भैया ब्रिटिश शासन में औद्योगिकरण की संभावना मौजूद थी। ठीक है ना? याद रखना। क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत में भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में प्रमुख उद्योग कौन सा था? ब्रिटिश कालीन भारत में भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में प्रमुख उद्योग कौन सा था? जूट उद्योग, खाना उद्योग, लोह उद्योग, स्थापित उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? तो कौन सा था बेटा? आपको यहाँ पे याद रखना, कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। अब लिखा है, ब्रिटिश काल में सूती वस्त्र उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के नियंत्रण में था। पहली सफल सूती मिल 1854 में बॉम्बे में स्थापित हुई थी, और गुजरात एवं बॉम्बे के व्यापारियों ने इनमें भारी निवेश किया था। निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड विलियम बेंटिक का सर्वाधिक आर्थिक सुधार नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड विलियम बेंटिक का प्रमुख आर्थिक सुधार नहीं था? अनावश्यक पदों की समाप्ति, कृषकों के प्रति उदार दृष्टिकोण, करमुक्त भूमि से भूराष्ट्र की प्राप्ति, आधुनिक उद्योगों का विकास। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का कौन सा सुधार नहीं था? 3 तो उसने किए थे बट एक नहीं किया था। कौन सा नहीं किया था बेटा? तो आधुनिक उद्योग का विकास उसने नहीं किया था। बकाया तीनों सही है। अनावश्यक पदों की समाप्ति की थी, कृषकों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा था, और करमुक्त भूमि से भू राजस्व प्राप्ति की थी। ठीक है ना? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 में भारत में रहे, प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार किए, किंतु आधुनिक उद्योग के विकास में उसने सुधार नहीं किया। सती प्रथा का उन्मूलन किया, ठगी प्रथा का दमन किया, चार्टर एक्ट इसके समय पे आया था, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। क्वेश्चन है, महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी?
थॉमस मुनरो, सर जॉनसन, हॉल्ट मैकेंजी या कॉर्नवालिस। तो याद रखना किसने बेटा महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने, कहा किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने शुरुआत की थी, ठीक है ना। हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। इस व्यवस्था में लगान निर्धारण कहाँ से, पूरे गांव अथवा महल से किया जाता था। ठीक है ना। महलवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब, मध्य भारत में लागू की गई थी। क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने रेलवे कमीशन कब नियुक्त किया था। लॉर्ड कर्जन ने रेलवे कमीशन कब नियुक्त किया था, 1901, 1902, 1903 या 4। ध्यान रखना बेटा 1901 में, 1901 में रेलवे कमीशन स्थापित किया था, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत में रहे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। 1901 में रेलवे कमीशन की स्थापित की थी। 1902 में पुलिस कमीशन बनाया था। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट भी आया था। और साथ ही साथ याद रखना 1904 में ही एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी आया था। क्या, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आया था। रेलवे कमीशन भी आया था। इनके पर रेलवे कमीशन 1901 में हो गया आपका। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हो गया। रेलवे बोर्ड का, देखो रेलवे कमीशन जो पूछा गया पेपर में वो है 1901, ठीक है ना। रेलवे बोर्ड पूछा गया, रेलवे रेलवे बोर्ड का गठन 1905 हो जाएगा, ठीक है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, एंशिएंट मूवमेंट मॉन्यूमेंट्स प्रिवेंशन एक्ट 1904, पुलिस कमीशन 1902, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 और रेलवे कमीशन 1901, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने का अधिकार किससे दिया गया था, 1813 से। किससे, 1813 के एक्ट से दिया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। इस अधिनियम ने चीन व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था। शिक्षा हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। पुनर्जागरण के दौरान यूनानी रोमन साहित्य के अध्ययन में रुचि को क्या कहा गया, व्यक्तिवाद, सुखवाद, रोमांटिकवाद या मानववाद। पुनर्जागरण के दौरान यूनानी रोमन साहित्य में अध्ययन की रुचि को क्या कहा गया बेटा, क्या कहा गया, मानववाद। क्या गया, ह्यूमनिज्म कहा गया, मानववाद कहा गया। तो पुनर्जागरण काल में यूनानी और रोमन साहित्य के अध्ययन की रुचि को मानववाद कहा गया। मानववाद में धार्मिक सत्ता के स्थान पर मानव गरिमा और महत्व पर बल दिया गया। मानववाद के तर्कशीलता, कला एवं वैज्ञानिक चिंतन को प्रोत्साहित किया। राजा राममोहन की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। राजा राममोहन की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारकानाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखना बेटा देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आपको पता है राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को, कब, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व किया था। और आज आपको देवेंद्रनाथ टैगोर ने आगे जाके तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी। बाद में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था, ठीक है ना, याद रखना। 1937 में संयुक्त प्रांत प्रीमियर कौन बना, संयुक्त प्रांत का प्रीमियर या प्रधानमंत्री कौन बना, गोविंद मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत या जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत आपके संयुक्त राज्य के प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक ना। तो 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को अनेक प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ। गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के प्रीमियर या प्रधानमंत्री बने। ये चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुए थे। द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया था, क्या, द्वैत शासन डायरकी किस शासन द्वारा प्रारंभ की गई थी, 1919, 1935, 1909। तो 1919 दो से याद रखते 1919, ठीक है ना। चलो रखना प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुई थी, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें विषयों को 2 पार्टों बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन भारतीय मंत्री को सौंपा गया, जो कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित किसके पास रहते थे, लॉर्ड गवर्नर के पास रहते थे, ठीक ना, गवर्नर जनरल के पास, वायसराय के पास। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई। तो याद रखना बेटा 1919 के अधिनियम के माध्यम से। किसके माध्यम से, 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष प्लस
4 सदस्य थे, बोले तो टोटल 5 मेंबर आपके इसमें उपस्थित थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया, ठीक है ना। 1919 के अंतर्गत 26 में स्थापना हुई, फिर 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग नाम रखा गया। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता वास्तव में कब प्रारंभ हुई? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता वास्तव में कब प्रारंभ हुई, बताओ। 35 में, 37 में, 40 में या 47 में? तो प्रांतीय स्वायत्तता 35 के अधिनियम से देखी जाती है। भारत सरकार अधिनियम 35 ने प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की थी। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम से आया था। 1935 के अंतर्गत प्रांतों को अधिक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुए। क्वेश्चन है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम के अंतर्गत अपने व्यापारिक कार्य छोड़ दिए थे? किस अधिनियम के अंतर्गत अपने व्यापारिक कार्य? तो 1833 के अधिनियम के अंतर्गत व्यापारिक कार्य छोड़ दिए थे, ठीक है ना। तो 1833 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधि को समाप्त कर दिया था। इस अधिनियम के बाद कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई थी? 20, 19, 19, 20 कब हुई थी, बताओ। और डेट भी लिखी, 31 अक्टूबर या 21 अक्टूबर। तो कब हुई थी एटक की स्थापना, क्या बता सकते हो? 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। कब हुई थी बेटा? 31 अक्टूबर 1920 को आपकी एटक की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। 19 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय, जोसेफ बेपिस्टा और एनएम जोशी इसकी स्थापना प्रमुख व्यक्ति थे। एटक का गठन 107 श्रमिक संगठनों को मिलाकर किया गया था। कितने? 107। 1918 में, क्वेश्चन है, 1918 में अहमदाबाद मिल, अब देखो, अब मैं खुद स्पीड में जा रहा हूँ ना, आप बोलो स्पीड में, तो मैं खुद स्पीड में रहता हूँ। आपको क्लास स्पीड में देखने की नीड है ही नहीं है। और आवाज में कफान बहुत ज्यादा है, तो आवाज थोड़ी वाइब्रेशन रहती है, वाइब्रेटर चल रहा है, ऐसे चल रहा हूँ। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में कितनी परसेंट वृद्धि हुई थी? 25, 30, 35 या 40? कितने परसेंट हुई थी बेटा? तो 35%। कितनी? 35% वृद्धि हुई थी। तो 1918 में गांधी जी के अहमदाबाद मिल हड़ताल में मजदूरों और मिल मालिकों के बीच बोनस और मजदूरी विवाद में हस्तक्षेप था। गांधी जी के उपवास और वार्ता के बाद ट्रिब्यूनल ने मजदूरों की 35% वेतन वृद्धि को स्वीकार किया। यह गांधी जी का भारत में पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिनियम में प्रस्तावित किया था? तो कराची अधिनियम 1931 में। कहा पे बेटा? कराची अधिनियम 1931 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था, है ना। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्य संबंधी प्रस्ताव पारित किए थे। मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक किसको बेटा? एम एन रॉय को कहा जाता है, एम एन रॉय को। ऐसे क्वेश्चन फैक्ट सीधे याद होने चाहिए। एम एन रॉय को भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है, उन्हें भारतीय समाज साम्यवादी विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिसंबर 1925 में कानपुर में हुई थी। एम एन रॉय अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलनों से भी जुड़े हुए थे। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, बंगाल कलकत्ता क्रॉनिकल, ओरिएंटल ओरिएंटल मैगजीन ऑफ द कलकत्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? 48 का आंसर बेटा याद रखना। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। क्या? दी बंगाल गजट था, द बंगाल। ये भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा। इसे हिक्की गजट भी कहते हैं, ठीक है ना। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भुगतनी पड़ी थी, परंतु उनके पत्र में अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत हुआ। 1780, क्या है? 1780 आ रखना, ठीक है ना डेट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अब यहाँ पर डेट से याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में, तो भैया डेट परेशान कर देती है। कब हुआ था? 12 दिसंबर 85, 28 दिसंबर 85, 2 जनवरी या 11 दिसंबर? आपको होता है साल के अंत में होता है, साल का अंत यहीं पे दिख रहा है आपको,
28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 85 को हुआ था। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। डब्ल्यू सी बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। ए हो होम की कांग्रेस स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुस्लिम लीग ने किस दिन मुक्ति दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने बेटा किस दिन मुक्ति दिवस मनाया था? 19 दिसंबर, 22 दिसंबर, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? पहले तो डेट याद रखो। याद क्या? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने क्या आपका मुक्ति दिवस मनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस डे मनाया था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत जा रहा हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस की मुक्ति दिवस पूछ रहे हैं। 39 का था, 1939 का था कांड कहाँ गया? ये तो 1939 का कांड है, 22 दिसंबर। मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ बेटा? जल्दबाजी नहीं, 22 दिसंबर 1939 का कांड है। तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। कब बेटा? 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों से यह दिवस मनाने का आह्वान किया था। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, छोड़ दो इसको, ठीक है ना। 9 दिसंबर डेट 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। क्वेश्चन है, 1909 में लंदन में कर्जन वॉयली को किसने गोली मारी थी? कल ही हमने पढ़ा था इसको। 1909 में लंदन में कर्जन वॉयली को किसने गोली मारी थी? कर्जन वॉयली को किसने गोली मारी थी बेटा? बताओ जल्दी से। क्या रखना? किसने? मदन लाल ढींगरा। किसने? मदन लाल ढींगरा ने आपको गोली मारी थी। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में सर कर्जन वाली की हत्या की थी। बाद में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने चलाई थी? बताओ। बीना दास, प्रीति लता वाडेकर, सुनीता राय या अंबिका चक्रवर्ती? तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे कि बीना दास की बात कर रहे हैं। कहाँ बेटा? बीना दास की बात कर रहे हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में। तो बीना दास ने 6 फरवरी 1932 को 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर स्टेली जैक्सन पर गोली चलाई थी। वे बंगाल की स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी सक्रिय क्रांतिकारी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा, एस आर राणा और वी डी सावरकर। श्यामजी वर्मा, मैडम भीकाजी कामा, एस आर राणा या वी डी सावरकर? बताओ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, ठीक ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैडम भीकाजी कामा पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रही थी। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत ध्वज का प्रारंभिक स्वरूप धराया था। क्या धराया था? इस बात को आप करेंगे मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है, क्योंकि श्याम कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की लंदन में स्थापना की थी किसकी? 1905 में। 1905 में क्या किया था? इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहां पे? लंदन में, ठीक है। इस बात को आपको क्या रखना है। पाकिस्तान नाम का सबसे पहले दिया, आपको पता है किसने दिया था? चौधरी साहब कहाँ गए? रहमत अली साहब। किसने दिया था? रहमत अली ने दिया था। रहमत अली चौधरी ने। किसने? रहमत अली चौधरी ने दिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो रहमत अली ने 1930 के दशक में कैम्ब्रिज स्कूल या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय पाकिस्तान का नाम दिया था। आई 1939 की बात है, 36 की बात है। नाव और नेवर नामक पैम्फलेट प्रकाशित कर पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नाउ एंड नेवर। क्वेश्चन है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल लीग संगठित किया था। वे भारतीय समाज में सभी वर्गों को धार्मिक विचारों से ऊपर उठकर एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम में के आधार पर संगठित करना चाहती थी। इसका आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल सही है बट आर बिल्कुल गलत है। ए इज राइट आंसर बट बी इज रॉन्ग आंसर। क्यों? देखते हैं यहाँ पे। भैया एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया था, किंतु
दिया गया कारण पूर्णतः से नहीं है। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी, ठीक है ना, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। जूनागढ़ भारत में कब शामिल होता है? 45, 46, 47, 48। जूनागढ़ भारत में कब शामिल होता है? तो याद रखना बेटा 1947 में। कब? 1947 में भारत में शामिल होता है। सितंबर 1947 में जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में विलय की घोषणा करते हैं, किंतु राज्य की अधिकांश जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। तो 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। यहाँ पे आपको घटना पता होगी, कि राज्य के नागरिकों ने विरोध किया और स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली थी। मजबूर होकर नवाब कहाँ भाग गया था? नवाब जूनागढ़ से पाकिस्तान भाग गया था। इसके पश्चात जो जूनागढ़ का दीवान था, दीवान का नाम क्या उसका? शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो, या इसको अपन क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से जानते हैं, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे। क्या? जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता हैं, अली भुट्टो के पिता। तो शाहनवाज भुट्टो जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे, इन्होंने 8 नवंबर 1947 को विलय पत्र पर साइन किए और 9 नवंबर 1947 को भारत ने क्या किया? जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। 1948 में हैदराबाद का सैन्य गवर्नर कौन बना था? तो 1948 में हैदराबाद का सैन्य गवर्नर कौन बना था? मेजर जनरल जगत सिंह, मेजर जनरल JN चौधरी, मेजर जनरल M आनंद। कौन था बेटा? मेजर जनरल बख्शी जा राइट आंसर। 1948 में हैदराबाद का सैन्य गवर्नर मेजर जनरल बख्शी को चुना गया था, ठीक है ना। चलो रखना, ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत हैदराबाद के विलय के बाद मेजर जनरल चौधरी हैदराबाद के सैन्य गवर्नर बने, ठीक है ना। गलत किया मैंने, यहाँ पे मेजर बख्शी नहीं बेटा, आंसर मेजर जनरल चौधरी है। बी इज राइट आंसर, बी आपका सही है। तो जल्दबाजी में गलती हो रही है, आंसर सही बोल रहा हूँ, टिक गलत कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद के भारत के विलय के बाद मेजर जनरल JN चौधरी सैन्य गवर्नर बने थे। अब ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में, कब? सितंबर 1948 में चलाया गया था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से पुस्तकों का सही कालक्रम लगाना है। कौन सी पुस्तक किस काल में रची गई? बताओ, कौन सी पुस्तक किस काल में रची गई? तो आपको पता होगा, किताब इल हिंद कहाँ गई? किताब उल हिंद आपकी किसकी है? अलवरूनी की है, जो कि सबसे पहले आगे प्राचीन व्यक्ति भी है। तो अलवरूनी यहाँ पे देखो लिखा है, पूरा एक क्रम से लिखा हुआ है। किताब उल हिंद किसकी है? अलवरूनी की है, सबसे पहले आएगी। तबकात नासरी मिनाज सिराज की है। मुंतखब तवारिक अब्दुल कादिर बदायूं की है। मुंतखब उल लवाब कफी कहाँ की? किसी कफी कहाँ की है, ठीक है ना। तो क्रम है रखना, किताब उल हिंद अलवरूनी, तबकात नासरी मिनाज सिराज, किताब उल हिंद अलवरूनी, तबकात नासरी मिनाज सिराज, मुंतखब उत तवारिक अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखब उल लवाब कफी खान की थी। क्रम दिया गया आपके सामने। इस घटना को शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत माना गया है। किस घटना को शीत युद्ध की औपचारिक घटना माना गया? बताओ इस घटना को। तो क्या यूनान के गृह युद्ध में अमेरिका के हस्तक्षेप को, बर्लिन संकट को, नाटो के गठन को, या सोवियत संघ के परमाणु शक्ति रूप में बनना? किसको बेटा? बर्लिन संकट को माना गया, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन को लेकर सोवियत संघ और पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ रहा था। इसी संकट को शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है। टोटल हिस्ट्री की अवधारणा इतिहास लेखन किस शाखा से संबंधित है? मार्क्सवादी, प्रत्यक्षवादी, एनालिस्टवादी, या सबाल्टर्नवादी? तो यार ना एनालिस्टवादी, एनालिस स्कूल से संबंधित है टोटल हिस्ट्री, ठीक है ना। टोटल हिस्ट्री की अवधारणा एनालिस इतिहास लेखन से संबंधित है, एनालिस इतिहास लेखन से संबंधित है। इस शाखा ने राजनीतिक इतिहास के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पर भी बल दिया है, ठीक है ना। वार्डुंग सम्मेलन किससे संबंधित है बेटा? वार्डुंग सम्मेलन किससे? आपको पता होगा, पढ़ चुके, 3 बार आ चुका है। किससे? गुट निरपेक्षता से। तो वार्डुंग सम्मेलन 1905 में हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता में। यहाँ पे इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे बहुत सारे देशों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। इसी सम्मेलन से गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म माना जाता है, ठीक है। तो वार्डुंग सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया में हुआ था। इसी सम्मेलन में क्या हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। इस सम्मेलन में एशिया अफ्रीकी देशों के नेताओं ने भाग लिया था। इतिहास लेखन में
प्रगति का सिद्धांत किससे संबंधित है? इतिहास लेखन में प्रगति का सिद्धांत किससे संबंधित है बताओ? प्रगति क्या आपका रोमांटिसिज्म से है, इनलाइटमेंट से है, पोस्ट मॉडर्निज्म से है, या डायलेक्टिकल द्वंदात्मक भौतिकवाद से है, मेटलिज्म से? किससे बेटा? इनलाइटमेंट से। प्रगति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ द प्रोग्रेस किससे बेटा? थ्योरी ऑफ द प्रोग्रेस प्रबोधन से। इनलाइटमेंट से संबंधित है थ्योरी ऑफ द प्रोग्रेस, है ना? तो इतिहास लेखन में प्रगति का सिद्धांत प्रबोधन से संबंधित है। प्रबोधन ने तर्क विज्ञान और मानव प्रगति पर बल दिया है। प्रबोधन ने क्या? तर्क विज्ञान और मानव प्रगति पर बल दिया है। क्वेश्चन है द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन के लेखक कौन है? द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन के लेखक कौन है? डेनियल सिंगर, एफ ऑर्गेनिस, डीएफ फ्लेमिंग, जी आयोनेस्क्यूज। कौन है बेटा? द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन, द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन के लेखक कौन है? तो क्या बता सकते हो आप लोग? तरंगना डीएफ फ्लेमिंग। कौन है बेटा? डीएफ फ्लेमिंग महोदय आपके द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन के राइटर है। ठीक है, यहाँ पे आयोग को कार्यक्रम से लगाना है। यहाँ पे मैंने आंसर खा गया हूँ, यहाँ पे खा गया हूँ कार्यक्रम से लगाने के लिए। तो अब याद रखना, सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा बेटा? सबसे पहले आपको कैंपेल आयोग आ जाएगा, ठीक है ना? 1866 में। कब? 1866 में। फिर आपका स्ट्रेची आयोग आएगा 1880 में। स्ट्रेची आयोग 1880 में आ जाएगा आपका। फिर आपको मिलेगा मैकडोनल्ड आयोग 1900 में, मैकडोनल्ड आयोग 1900 में। और जॉन वुड आएगा आपको 1943 में, 1943 में। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी आंसर होगा इसका जो भी होगा। देखो तो आप देखो, कैंपेल आयोग 1866, स्ट्रेची 1880, मैकडोनल्ड 1900, जॉन वुड आयोग 1943। फिर से बोलो, जहां बैठो वहीं बोलो। कैंपबेल 66, स्ट्रेची 80, मैकडोनल्ड 1900 और जॉन वुडहेड आयोग 1943। ठीक है ना? नंबर 66 है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। डेविड हेयर ने, विलियम जोन्स ने, एस टी प्रिंसिप ने, हेनरी बिबियन डेरिजियो ने। किसने आपके हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बेटा? तो डेविड हेयर। किसने? डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर ने, ठीक है ना? डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर ने राजा राममोहन राय के सहयोग से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है ना? बाद में हिंदू कॉलेज ही हिंदू प्रेसिडेंसी बनता है, कॉलेज प्रेसिडेंसी बनता है। गुरुनिरपेक्षता की नीति का मुख्य आधार क्या था? सांप्रदायिकता विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध। तो आपको पता है बी क्या था इसका? बी इज द राइट आंसर आपका। एक मिनट, सांप्रदायिक था जातिवाद का। तो गुरुनिरपेक्ष की नीति का मुख्य आधार क्या था? ई और बी और सी। तो आंसर था यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाएगा। क्या? दोनों आपका सही, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? सी आपका सही, दोनों सही। यहाँ पे और भी दोनों सही है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय, साम्राज्यवाद का विरोध, जातिवाद अर्थात सांप्रदायवाद का विरोध पर बल दिया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान शक्ति गुटों के से स्वतंत्र रहना था। निम्नलिखित ग्रंथों को प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा ग्रंथ कब प्रकाशन में आया? ठीक है ना? तो आपको याद होगा, नील दर्पण किसका बेटा? 60 का है। किसका है? दीनबंधु मित्र का है। दीनबंधु मित्र का है। गीतांजलि किसकी बेटा? गीतांजलि आपकी सेकंड है आपका आनंद मठ। सेकंड क्या आपका? आनंद मठ है 1882 का। 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी का, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी का। गीतांजलि 1910 की है। गीतांजलि 1910 की है। रविंद्रनाथ टैगोर की है। रविंद्रनाथ टैगोर की है। गोधन आपकी 1936 की है। कब की है? 1936 की है। 1936 की, ठीक है ना? याद रखो क्रम। नील दर्पण 1860 में, दीन बंधु मित्र आनंद मठ 1882 में, बंकिम चट्टोपाध्याय, गीतांजलि 1910 में, रविंद्रनाथ टैगोर और गोधन आपका 1936 में मुंशी प्रेमचंद। फिर से देखो, गोधन 36, गीतांजलि 10, आनंद मठ 82 और नील दर्पण 60। नील दर्पण 60। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रवर्तक कौन थे? गगननाथ टैगोर, अवधनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस। कौन थे बेटे यहाँ पे? अवधनाथ टैगोर। अवधनाथ टैगोर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है ना? तो अवधनाथ टैगोर बंगाल स्कूल आर्ट्स के फाउंडर माने जाते हैं। उन्हें भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों परंपरा को बढ़ावा दिया था। उन्हें प्रसिद्ध भारत माता का चित्र बनाया था। प्रसिद्ध भारत माता का चित्र बनाया था। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना? अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, लॉर्ड लिटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था और रिपन ने समाप्त किया था। क्या?
लिटन ने पारित किया था, रिपन ने समाप्त किया था। ठीक है, चलो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने हेतु लाया गया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसको समाप्त किया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थायी सुशासन का जनक कहा जाता है, स्थायी सुशासन का जनक माना जाता है। इस प्रकार से आपकी थर्ड क्लास भी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे और आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा और नए बच्चों को पढ़ने का तरीका मिला हो कैसे क्या पढ़ते हैं। ठीक है ना। क्लास को मैं एक बात कहूंगा, क्लास को लाइक कमेंट शेयर करो ना करो, कम से कम नोट्स बनाते जाओ और अच्छे से क्लास को देखते जाओ। लाइक कमेंट शेयर करना आपकी ड्यूटी, आपका फीडबैक है। जो आपको लगा फीडबैक है, मुझे मतलब नहीं उससे, वो आपका फीडबैक है। बट आप इसको एक अच्छा सा नोट्स बनाते जाओ जो भी आप बना रहे हो। ठीक है ना। या ग्रुप पर शेयर करते जाओ कि हाँ मैंने इस नोट्स को लिखा, इस पॉइंट्स को आज पकड़ा। जो भी आपको स्क्रीनशॉट मिलते हैं स्क्रीनशॉट लेते जाओ, उनको रखते जाओ। मैं बोलता हूँ मोस्टली स्क्रीनशॉट रख लो, यदि लिखने का टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट रखो अपने एक्सप्लेनेशन का। एग्जाम के टाइम पे आप मोबाइल लेके जाते हो, उसको रिवाइज करके लो स्क्रीनशॉट से। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट रखते जाया करो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि लास्ट में पीपीटी काम में नहीं आती है। पीपीटी में आपको सब दिखेगा, स्क्रीनशॉट में वो चीज दिखेगी जो आपको लिखनी थी, जो आपको इंपोर्टेंट लग रही होगी, जो आपको याद करनी थी, जो आपको लगता है भूल जा रहे हो। ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो ना करो, स्क्रीनशॉट एंड अपने नोट्स वगैरह सेफली रखते जाना। ठीक है ना, चलो।